बड़ी खबर आपको बता दें, कपिल के कैफे पर फायरिंग मामले पर एक नया अपडेट भी आया है। कनाडा पुलिस ने कपिल के कैफे की सुरक्षा बढ़ाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, अभी तक कनाडा पुलिस का स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया है। तो इस खबर पर बड़ी खबर आपको बता दें, अपडेट है, कनाडा पुलिस ने कपिल के कैफे की सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही अभी तक कनाडा पुलिस का कोई भी इस पूरे घटनाक्रम पर स्टेटमेंट नहीं आया है। और बिहार में वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा। पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर एक बालू कारोबारी की हत्या से हड़कंप मच गया है, जिसे लेकर अब सियासत भी खूब गर्म होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक कारोबारी की हत्या हुई थी और इस बार बालू कारोबारी की हत्या की गई है। वारदात राजधानी पटना से 60 किलोमीटर दूर धना गांव में हुई। बालू कारोबारी रमाकांत यादव घर के बाहर बागीचे में टहल रहे थे, तभी कुछ अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और मौके से फरार हो गए। रमाकांत यादव को घायल हालत में बिहटा के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि हत्या के पीछे का मकसद क्या था, इसका पता नहीं चल पाया। बहरहाल पुलिस मौके वारदात पर जाकर सबूतों को तलाश कर रही है। दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एक व्यक्ति जिनका नाम रमाकांत यादव है, उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। उनको गोली लगी है, फायरिंग की घटना हुई थी और उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। वहाँ डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला पुलिस के सामने आ रहा है। हम लोग इसमें जाँच कर रहे हैं और एक SIT का गठन भी हम लोगों ने कर दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस वारदात पर सवाल उठाए और नीतीश सरकार को घेरा है। पटना में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, अचेत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में अराजक स्थिति, बीजेपी मंत्री व नेता अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के साथ बिहार लूटने में मस्त और व्यस्त। और पटना से ही 60 किलोमीटर दूर पालीगंज के धना गांव में जिस जगह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, ABP न्यूज की टीम वहां पर पहुंची और हमारे संवाददाता ने मौका वारदात का जायजा लिया। क्या कुछ देखा, आइए देखते हैं। पटना से 60 किलोमीटर दूर मौजूद पालीगंज के धना गांव में इसी जगह पर अपराधियों ने बालू कारोबारी रमाकांत यादव को गोलियों से भून डाला था। वारदात वाली जगह पर खून के धब्बे अभी भी मौजूद हैं। इस वक्त हम पटना जिले के धना गांव में मौजूद हैं, घटना स्थल पर हैं। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शाम के समय में रमाकांत यादव अपने घर के बाहर बगीचे में टहल रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी है। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए हैं। गोली लगने के बाद यहीं पर रमाकांत यादव गिर गए। देखिए खून के धब्बे जो हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनका चप्पल जो है वो नज़र आ रहा है। आनन फानन में उनको जो है बिहटा के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने जो है उनको मृत घोषित कर दिया है। घटना को क्यों अंजाम दिया गया, किन लोगों ने अंजाम दिया, ये पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। कौन लोग थे इसके पीछे, उनको पकड़ने के लिए जो है लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन घटना को क्यों अंजाम दिया गया, ये अब तक जो है वो स्पष्ट नहीं है। और बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ABP न्यूज संवाददाता ने रमाकांत यादव के परिवार के लोगों से बातचीत की और कत्ल की वजह समझने की कोशिश की। आइए देखते हैं। बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या से उनके परिवार में मातम पसर गया। हत्या की जानकारी मिलने के बाद से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, जिनका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि रमाकांत यादव को किसने और क्यों मारा। ये शाम के घूम रहे थे 4 बजे, धान का मोड़ी दिया हुआ था, उसी में जानवर आ गया था, तो जानवर को भगा रहे थे और उधर से अपराधी आते हैं और इनको 2 गोली मारते हैं और ये घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो जाती है। कितनी संख्या में थे? 2 की संख्या में थे। क्या कारण लग रहा है, घटना का कारण क्या है? कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और इनका किसी से दुश्मनी भी नहीं था। बड़े बालू व्यवसायी तो क्या लगता है कारोबार से जुड़ा कुछ मामला है? अब देखिए पुलिस तो छानबीन कर रही है, माने बालू के कारोबार से है कि क्या है, अभी स्पष्ट नहीं हो। रमाकांत यादव के रिश्तेदारों का कहना है कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में उनकी हत्या किसने और क्यों की, ये सवाल पहेली बना हुआ है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और बिहार के बाद गुरुग्राम में रिश्तों के कत्ल की खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां पर एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस पूरे वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी पिता दीपक यादव प्रॉपर्टी डीलर है और उनकी बेटी राधिका यादव टेनिस की इंटरनेशनल खिलाड़ी थी।
आरोप है कि रसोई में खाना बनाते वक्त दीपक यादव ने राधिका को 5 गोलियां मारी, जिसमें से 3 गोली राधिका के कमर में लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं वारदात के सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है, तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी पिता दीपक यादव को गिरफ्तार करने के बाद उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी कब्जे में ले लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका के मर्डर से हर कोई सन्न रह गया, जिसका इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि उसके खुद के पिता पर लगा है। वहीं इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो और ज्यादा चौंका देने वाली है। देखिए, लोगों की माने तो राधिका यादव एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी थी, जिसके कंधे में चोट लगने के बाद उसने खुद की टेनिस एकेडमी शुरू की थी और उसकी टेनिस एकेडमी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। ऐसे में सवाल था कि आखिर उसके पिता को जिस बेटी पर नाज होना चाहिए था, उसने उसकी जान क्यों ले ली, और इसका जवाब खुद राधिका के कातिल पिता ने दिया। राधिका यादव के पिता बताते हैं कि मेरे आस पड़ोसी, मेरे दोस्त, मेरे जानकार इस बात को लेकर चिढ़ा रहे थे कि मैं अपनी बेटी के हिस्से से, यानी कि बेटी जो कमाती है उससे खा रहा हूं। और वो धीरे धीरे वो बातें उनको अब कचोटने लगी थी और वो लगातार कुछ समय से उनके अंदर इस तरह की चीजें आती गई। लोगों के तानों ने राधिका के पिता दीपक यादव को वहशी हैवान में तब्दील कर दिया, जिनका अक्सर राधिका के साथ झगड़ा होने लगा। और गुरुवार को जब राधिका किचन में खाना बना रही थी तो उस दौरान भी पिता दीपक यादव का उससे इसी बात पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद दीपक यादव ने उसे अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं कुछ लोगों का ये भी दावा है कि राधिका को टेनिस खेलने के साथ साथ रील बनाने का भी शौक था और पिता दीपक यादव को उसका रील बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और गुरुग्राम में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक नौजवान की जान ले ली। गुरुग्राम के सड़कों पर भरे पानी के बीच में बिजली के खंभों में करंट दौड़ रहा था। खंभों को छूने पर दिल्ली के रहने वाले एक ग्राफिक डिजाइनर की मौत हो गई। देखिए, अक्षत नाम का ये नौजवान गुरुग्राम के लापरवाह बिजली विभाग की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी गलती इतनी थी कि इसने कल रात बिजली के खंभे को जाकर छू लिया था। रात के वक्त इस खंभे में करंट था, जिसकी वजह से अक्षत की मौत हो गई। हाँ, उसके बचने के चक्कर में उसको हाथ लगा। अच्छा, इसको हाथ लगा दिया उसने। हाँ, तो इसमें करंट था। इसमें करंट था। परिजनों ने बिजली विभाग के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि अक्षत ने तड़प कर दम तोड़ा था। तकरीबन 10 से 15 मिनट वो वहाँ पे तड़पता रहा है। हाँ, मतलब आज मॉर्निंग में हम गए थे, 2 गायें भी वहाँ मरी हैं। गुरुग्राम में सिस्टम अगर अब भी नहीं जागा तो कई ऐसी जिंदगियां बारिश में लापरवाही की भेंट चढ़ सकती हैं, क्योंकि गुरुवार को जिस तरह बारिश के बाद गुरुग्राम पानी पानी दिखा, उससे ये बात साफ है कि गुरुग्राम में हर विभाग लापरवाही बरतता दिख रहा है। और अब बात भोलेनाथ के सावन के महीने की। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। वो महीना जो भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और उसकी शुरुआत आज से हो रही है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। इस दौरान भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना होती है। आपको बता दें, अटूट आस्था के साथ शिव शंभू की साधना की जाएगी और देवों के देव अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देंगे। उसके साथ ही कष्ट हरेंगे। देश भर के मंदिरों में बम बम भोले, हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो उज्जैन से श्री महाकाल मंदिर की है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर है और दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भोलेनाथ का हर भक्त उन्हें प्रसन्न करना चाहता है, उनकी कृपा पाना चाहता है और उसके लिए सावन का पवित्र महीना बड़ा ही खास मौका होता है, क्योंकि जिस पर देवों के देव महादेव यानी कि महाकाल की कृपा हो जाती है उसका तो काल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और ऐसे में तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन की, वाराणसी की और दिल्ली से गौरी शंकर मंदिर की ये तस्वीर है। और तीनों ही तस्वीर में यह सुबह की आरती की तस्वीर है और साथ ही कहा जाता है कि उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में भस्म आरती में जो भी भक्त शामिल होता है उसकी तमाम मनोकामनाएं
पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर हम आपको काशी विश्वनाथ की दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी ये गर्भगृह की तस्वीर है। सुबह सुबह बाबा की आरती की ये तस्वीर है और मान्यता यही कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र कर लेने से तमाम मनोकामनाएं और कष्ट खत्म हो जाते हैं। आपको बता दें कि सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। और इसी के साथ बड़ी खबर भी आपको बता दें, कांवड़ यात्रा सावन की पहचान और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। सावन शुरू होते ही कांवड़िए भारी भरकम कांवड़ उठाकर दौड़ पड़ते हैं, जिसमें गंगा जल होता है। हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों से कांवड़ में गंगा जल भरकर कांवड़िए अपने घरों के आसपास शिवालयों में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा का समापन सावन की शिवरात्रि पर होता है, यानी इस बार कांवड़ यात्रा 23 जुलाई तक चलेगी, जिसके लिए सुरक्षा के कड़ी इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो या फिर बिहार, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और ऐसे में हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी मिशन में जुटे हैं, ताकि कांवड़ यात्रा को किसी तरह की परेशानी ना हो। और इसीलिए आपको बता दें कि यूपी में कांवड़ मार्ग पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सिर्फ यूपी में कांवड़ मार्ग पर 70,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। आपको बता दें, कांवड़ रूट पर 1222 पुलिस केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही 29,454 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि कांवड़ मार्ग की निगरानी की जा सके। साथ ही 395 ड्रोन से कांवड़ मार्ग पर नजर रखी जाएगी। कांवड़ मार्ग पर 1845 जल सेवा केंद्र बनाए गए हैं, ताकि कांवड़ियों को पानी पिलाया जा सके। साथ ही वहीं कांवड़ियों के इलाज के लिए भी 829 चिकित्सा शिविर बनाए गए हैं, ताकि अगर कोई दुर्घटना घट जाए या कोई छोटी मोटी चोट कांवड़ियों को लग जाए तो उनका फौरन इलाज किया जा सके। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी आ गई है। आज सावन के पहले दिन मुख्यमंत्री भगवान शिव की रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आज की नहीं है, इससे पहले भी कई बार आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सावन के पहले दिन आपने रुद्राभिषेक करते हुए देखा होगा। ऐसी ही तस्वीर हर बार सावन पर आती है और ऐसे में आज सावन के पहले दिन ये तस्वीर एक बार फिर से आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से ये देखिए रुद्राभिषेक करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और ऐसे में हर बार की तरह योगी आदित्यनाथ भी भगवान शिव की पूजा करना नहीं भूलते। और साथ ही अगर सावन का मौका हो और वो भी शुरुआत हो सावन की, तो कैसे योगी आदित्यनाथ इस पे पीछे रह जाएं। ऐसे में रुद्राभिषेक की तस्वीर भी आ गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक करते नजर आ रहे हैं। और ये देखिए जो छटा है, ये एक अद्भुत स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हर सावन पर हर सोमवार को रुद्राभिषेक करते नजर आए हैं, जिसके विजुअल्स हमने आपको दिखाए हैं। और साथ ही इस बार भी ये तस्वीर अपने आप में एक अपूर्व छटा और साथ ही एक आस्था को अटूट बनाता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारणों के साथ रुद्राभिषेक करते यहाँ पर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सावन के पहले दिन रुद्राभिषेक करना नहीं भूले। साथ ही देखिए कैसे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते सावन के पहले दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी से पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ भगवान शिव के कितने करीब हैं। साथ ही किस तरीके से इस बार सावन में कांवड़ यात्रियों के लिए पूरे यूपी में किस तरीके से व्यवस्था की गई है, वो भी अपने आप में अपूर्व है। कहा जा रहा है कि 70,000 कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी और जगह जगह पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ड्रोन कैमरों से पूरे कांवड़ियों की निगरानी की जाएगी। साथ ही ये ध्यान रखा जाएगा कि जो कांवड़िए हैं जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां पर शुद्धता को बनाए रखा जाए। साथ ही किसी भी अपवित्र चीज से कोई भी शुद्धता जो है वो खराब ना हो। ऐसे में तस्वीर हम आपको योगी आदित्यनाथ के दिखा रहे हैं, जो कि सावन के पहले दिन बाबा भोलेनाथ के रुद्राभिषेक करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
और कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार शुद्धता का काफी ध्यान रख रहे हैं। इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें यूपी में कांवड़ मार्ग पर मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। कांवड़ मार्ग पर सिर्फ मांस ही नहीं बल्कि शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। 11 से लेकर 23 जुलाई तक कांवड़ रूट पर मांस और शराब पूरी तरह से बंद रहेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। यही नहीं, कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की एक लेन भी बंद कर दी गई है। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए और सुरक्षा के लिए बड़ी तैयारी की गई है। और साथ ही देखिए, लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि किस तरीके से कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधा दिया जा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, बिहार, इन तमाम जगहों पर, क्योंकि कांवड़िए बड़ी मात्रा में आपको 12 जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर भगवान के पूजा अर्चना करने के लिए और जल अर्पित करने के लिए कांवड़िए लंबी दूरी तय करते हैं और कंधों पर कांवड़ लेकर के जल भर के बाबा को जल अर्पित करने के लिए रास्तों में चलते हैं। इसलिए शुद्धता का भी काफी ख्याल रखा जा रहा है। और चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो कि काशी विश्वनाथ को लेकर के है, जो वहां जाने की इच्छा रखने वाले भोले के भक्तों को जानना जरूरी है। और खबर ये कि वाराणसी में सावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर, काशी विश्वनाथ मंदिर पर अब वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। ये नियम कल से लागू होगा और सावन के समापन तक यानी कि 9 अगस्त तक ये नियम लागू रहेगा। बड़ी खबर आपको दे दे और साथ ही राहत देने वाली खबर भी है। ये खबर ये है भोले के भक्तों के लिए कि पूरे सावन में यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा उमड़ सकती है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। और फैसला ये कि वीआईपी दर्शन अब नहीं होंगे और साथ ही 9 तारीख तक वीआईपी दर्शन को बंद कर दिया गया है। 9 अगस्त तक वीआईपी दर्शन बंद रहेगा और कहा जा रहा है कि अब सिर्फ नॉर्मल लाइन से ही बाबा के दर्शन काशी विश्वनाथ में हो पाएंगे। यूपी सरकार ने ठान लिया कि जब तक छांगुर बाबा की अवैध संपत्तियों को पूरी तरह से तोड़ा नहीं जाएगा तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा है, साथ ही बचे हुए अवैध हिस्सों को मिट्टी में मिलाया गया। देखिए जरा सोचिए, छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का धंधा करते हुए कितनी अवैध संपत्ति बना ली थी। ये तो यूपी के बलरामपुर में सिर्फ एक जगह की तस्वीर है जिसे हटाने में प्रशासन को 3 दिन लग गए। छांगुर बाबा का ये धर्मांतरण लोग पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर यहाँ काम कर रहे हैं। जो अगला हिस्सा है और इस समय मैं पिछले हिस्से में मौजूद हूँ। अगला हिस्सा पहले और दूसरे दिन ढहा दिया गया था, ये पिछला हिस्सा है जिसे आज तीसरे दिन ढहाया जा रहा है। 7 दिन की रिमांड मिलने के बाद यूपी एटीएस छांगुर बाबा और नसरीन को लेकर एटीएस मुख्यालय पहुंची। 16 जुलाई की शाम 5 बजे तक दोनों एटीएस की रिमांड पर रहेंगे। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था। काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। जिन मुलजिमों के विरुद्ध पुख्ता तथ्य प्राप्त हो गए हैं उन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है। और मानसूनी आफत यूपी के कई शहरों पर कहर बनकर टूटती नजर आ रही है। आगरा हो या फिर बागपत, हर जगह थोड़ी देर की बारिश के बाद जल भराव जैसे हालात बन गए हैं और लोगों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं, जहां मानसून की एंट्री के साथ ही सदर थाने में जल भराव हो गया। थाने के बाहर पानी का कब्जा दिखा तो थाने के भीतर भी पानी ने घुसपैठ कर ली। जल भराव की वजह से थाने आने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे आगरा के सदर थाने के हर कोने पर पानी ही पानी दिख रहा है। वहीं जल भराव की शिकायत करने के बाद नगर निगम का टैंकर थाने पहुंचा और फिर थाने में जमा पानी को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई। यूपी के बागपत में तो बारिश का पानी सैलाबी सितम ढाता दिखा, जहां कुछ देर की बारिश के बाद नगर पालिका जाने वाली मुख्य सड़क पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। अब इस बाइक को देखिए जो टंकी तक भरे पानी के बीच चल रही है और लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं। वहीं थोड़ी ही देर के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी के बहाव में फंसकर बहती हुई दिखाई दी। इन तस्वीरों ने बागपत के नगर पालिका के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है, जहां जल भराव देखने के बाद लोगों की सांसें अटक गई।
और अब जान लेते हैं कि बारिश के बाद पहाड़ों का क्या हाल है। पहाड़ों में बारिश के बाद हुए भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ टूटे हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मंडी में कुछ सेकंड के भीतर ही पहाड़ का एक हिस्सा धीरे धीरे नीचे आने लगा। भूस्खलन के बाद पहाड़ों के हरे भरे पेड़ मलबे में तब्दील हो गए। मंडी के थुनाग में बीते दिनों आई तबाही के बाद अब इलाके में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। आर्मी ने इलाके के लोगों के लिए राहत कैंप भी लगाए। इन कैंप्स में उन लोगों की देखभाल की जा रही है जिन्होंने प्राकृतिक आपदा में अपना सब कुछ खो दिया। हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 35 लोग अब भी लापता है। पहाड़ों में गाड़ी ले जाने वाले लोगों का कुल्लू में ये हाल हुआ। भारी बारिश के कारण मलबा सड़क पर आया और गाड़ी फंस गई। इस तरह जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर उरी हाईवे पर पहाड़ टूटे। हालांकि यहाँ कीचड़ की जगह पत्थर नीचे गिर रहे थे। असम का गोलाघाट इन दिनों बाढ़ की मार से करा रहा है। धनसिरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इसकी वजह से कई इलाकों पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। देखिए, तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कुदरत की मार से तबाही कितनी भीषण मची है। गोलाघाट में हर तरफ पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। बाढ़ का पानी गांव में तबाही का सैलाब लेकर उमड़ रहा है और इसकी वजह से स्थानीय लोगों की जिंदगी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। धनसिरी नदी का उफान सब कुछ तबाह करने पर आमादा दिख रहा है, जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों को अपनी जद में लेता दिख रहा है। हालात को देखते हुए इलाके से 23,000 से ज्यादा लोगों और मवेशियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश कर रही है। अभी तक तो हम लोग अराउंड 23,000 पीपल अफेक्टेड हुआ है। उसमें से मोटा मोटी अराउंड 9,000 जैसा ही मेरा कैंप में है। 34 कैंप से, रिलीफ कैंप से, और सर्कल 5 सर्कल इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अभी जोर तोड़ काम कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 34 राहत कैंप बनाए गए हैं, जहाँ पर लोगों को रखा गया है। साथ ही हालात पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह के हादसे से लोगों को बचाया जा सके। और मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश की वजह से पिछले साल बनी पुलिया बह गई है, जिसके बाद पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप तेज हो गए। तो वहां बारिश की वजह से एक स्कूल में भी जल भराव हो गया, जिससे छात्रों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही स्कूल तक पहुंचने के लिए। देखिए, ये विश्राम बाबा के आश्रम के नीचे बनी वो पुलिया है जो पहली बारिश भी नहीं झेल पाई। ये पुलिया पिछले साल बनाई गई थी, लेकिन पहली बारिश के पानी का बहाव भी झेल नहीं सकी। पुलिया का एक हिस्सा पानी के बहाव की वजह से टूटकर बह गया और इसके नीचे अब पानी का फव्वारा निकलता दिख रहा है। बताने की जरूरत नहीं है कि नगर पालिका की ओर से इस पुलिया के निर्माण में भयानक लापरवाही बरती गई है और अब इस पुलिया के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। लाखों की लागत से बनाई गई पुलिया के इस तरह बह जाने के बाद से लोग इसे बनाने वाले ठेकेदार और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं कटनी में हुई बारिश के बाद विजय राघवगढ़ स्कूल में जल भराव हो गया। कुछ देर की बारिश के बाद क्लासरूम में पानी का कब्जा हो गया और छात्र पानी के बीच मस्ती करते दिखे। स्कूल के सामने का हिस्सा हो या फिर क्लासरूम, हर जगह पानी की लहरें हिलोरे मारती दिख रही हैं और इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। कटनी में पहली बारिश ने सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है और स्थानीय लोग इसे लेकर नगर पालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और मुंबई में एक खबर ने 3 साल के मासूम बच्चे को उसके परिवार से मिला दिया। पुलिस और परिजन 12 घंटे तक बच्चे की तलाश में जुटे रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। एक महिला ने बच्चे को बचाकर उसके घर तक पहुंचाया। देखिए, 3 साल का मासूम अकेले घर से निकल गया था। वो गली से निकलकर सड़क पर पहुंच गया और सीधी दिशा में चलता रहा। मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में ऐसे ही अनजान सड़कों पर बहुत दूर तक चलता गया। 8 जुलाई को दोपहर में गायब हुआ ये मासूम दुकानों के सामने गुजरते हुए इधर उधर देखता रहा और छोटे छोटे कदमों से घर से काफी दूर तक चला गया। जब घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो कहीं नहीं मिला। फिर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस भी बच्चे को खोजने में नाकाम रही। सुबह के वक्त पुलिस के पास एक महिला का फोन आया और उसने बच्चे के मिलने की जानकारी दी। दरअसल रात में ही महिला ने बच्चे को अकेला देखकर अपने घर ले लिया था।
सुबह के वक्त टीवी पर लापता होने की खबर देखने के बाद महिला ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद ये मासूम अपने परिवार के पास पहुंचा। और इंदौर में देर रात नशे में धुत कुछ युवक और युवतियों ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई। लेकिन यहां भी युवतियां पुलिस से उलझती नजर आईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखिए। हुआ यूं कि पारसी मोहल्ला में देर रात दो युवक शराब पीकर पीजी में रहने वाली लड़कियों के घर में घुस गए, जिसकी भनक मोहल्ले के लोगों को लग गई। पहले तो हंगामा हुआ, फिर मारपीट हुई। इस बीच पुलिस आई और युवकों को उठाकर ले गई। ठीक इसके बाद ही वो लड़कियां भी थाने पहुंच गई, जिनके घर युवक आए थे। इस दौरान युवतियों ने न केवल थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की, बल्कि अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। लड़कियों का आरोप है कि पुलिस बिना कोई वजह से युवकों को उठाकर ले आई, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। बदसलूकी और बवाल के बीच पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। और शराबबंदी वाले बिहार में तस्कर शराब बेचने के लिए नए नए जुगाड़ ढूंढ रहे, हथकंडे अपना रहे हैं, जिसको देखकर पुलिस भी भौचक्की और हैरान है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि शराब छिपाने का ये भी तरीका हो सकता है। देखिए। इस पिकअप वैन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सब्जी मंडी में सब्जियां बेचने जा रहा है, लेकिन जब पुलिस ने पिकअप को रोककर तलाशी ली तो पता लगा कि सब्जियों की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सब्जी के आड़ में कहीं शराब की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। लिहाजा जब पुलिस टीम ने छापा मारा तो करीब 2000 लीटर बियर की बोतलें मिली। इधर पुलिस को देखते ही पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने 1 किलोमीटर तक उसका पीछा भी किया, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।